हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और केमिस्ट्री में हम बात करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। यहाँ पे कुछ जनरल लाइंस लिखी गई, उसको हमने साइड में यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। क्लोरोफिल बोल रहा है इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में Fe होता है और कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12 में। यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। अब वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्क्राइब करती है और वो आयनाइजेबल होती है, टिपिकली निगेटिव चार्ज होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्क्राइब करती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, न्यूट्रल हो सकती है या तो निगेटिव आयन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट की निकालेंगे तो ये तो न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगी ये ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेंट्रल एटम को कितने सराउंड कर रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। डबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड लॉस दियर आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होते हैं आयनाइज नहीं होते हैं, नॉन आयनाइज्ड कंप्लीटली इन वाटर, रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम बात कर लेते हैं। जैसे कोबाल्ट की हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो सराउंड कर लेगा 6 को, और जो बाकी हो जाएगा वो स्फीयर के बाहर पहुँचा देगा। तो जैसे कोबाल्ट को सराउंड करेगा 6 मॉलिक्यूल, तो 6 देखो 3 यहाँ पे क्लोरीन है और 3 अमोनिया और ले सकता है, तो एलिमिनेट कितने कर देगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल AgCl के। क्लियर। यहाँ पे देखो कोबाल्ट के पास 3 क्लोरीन बाउंड हैं और 5 NH3 हैं, तो 3 इससे अटैच करेगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मोल AgCl हो जाएगा। कोबाल्ट के पास 3 Cl2 है, Cl3 है, मतलब कि Cl के 3 मॉलिक्यूल हैं और अमोनिया कितना है 4, तो यहाँ पे कितने ले लेगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल और ले लेगा, तो सिंगल AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वही है। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर को फुलफिल करेगा और जितने हो जाएंगे बचेंगे उसको बाहर कर देगा। वही नंबर यहाँ पे दिया है मोल में, ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। देखो कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी जो होता है आयनाइजेबल होता है, नेगेटिव चार्ज। सेकेंडरी क्या बताया था, नॉन आयनाइजेबल होता है, न्यूट्रल होगा या तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, फार्मूला और मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऊपर हमने जैसे बताया है वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो डबल सॉल्ट मतलब कि डिसोसिएटेड इनटू सिंपल आयन। डबल साल्ट जो होगा डिसोसिएट हो जाएगा सिंपल आयन में, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होता है। डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कार्नेलाइट, मोहर साल्ट और पोटासियम। ये आपको इसके फार्मूला याद कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स साल्ट का कौन सा है, FeCN⁻⁴। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हो, एक कॉम्प्लेक्स लिखा है। इसमें M क्या डिस्क्राइब करेगा, M जो होता है ना वो सेंट्रल मेटम आयन होता है M, और ये जो उसको सराउंड करता है ना वो जैसे M है तो इसकी लीगेंसी कितनी हो जाएगी 6। तो ये जो सराउंड कर रहा है वो क्या है, लीगेंड्स। क्लियर। और ये ओवरऑल जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और ब्रैकेट से बाहर जो होते हैं उनको बोल देते हैं हम काउंटर आयन। इसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होता है जो कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। जैसे ये एग्जांपल दिया है NiCO की होल 4, ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं इसके। सेंट्रल एटम जो हमने ऊपर बताया है, ये जिसको सराउंड कर रहे हैं लिगेंड्स, वो सेंट्रल एटम को डिस्क्राइब कर रहा है। सेंट्रल एटम आयन आर आल्सो रिफर एज लुईस एसिड। क्लियर। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं। द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयंस कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। सिंपल आयंस हो सकते हैं सच एज क्लोराइड, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे, और इवन माइक्रो मॉलिक्यूल और प्रोटीन भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है लिगेंड्स में। तो लिगेंड्स में देखो यूनी लिगेंड्स और यूनिडेंडेट हो सकते हैं, बाईडेंडेट या डाईडेंडेट्स, पॉलीडेंडेट्स या हेक्साडेंडेट हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है आपको कि यूनिडेंडेट का क्लोरीन -1 H2O और NH3 हो गया। बाईडेंडेट का इथेन 1,2-डाइएमीन, मतलब कि इन लिख सकते हैं इसको,
और ऑक्सलेट हो सकता है। पॉलीडेंडेट का NCH2CH2NH3 की होल थ्राइस हो गया। और EDTA आपको अच्छे से याद रखना है, EDTA इथाइल डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड जो है वो हेक्साडेंडेट का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ये EDTA का एग्जाम्पल भी लिखिए, स्ट्रक्चर भी बना रखा है। यहाँ देखो इथाइलिन डाइएमीन, ये इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, क्लियर। तो ये EDTA की स्ट्रक्चर भी हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन डाई और पॉलीडेंडेट लिगेंड यूज टू 2 और मोर एटम, तो उसको बोल देते हैं हम चीलेट लिगेंड्स। यहाँ पे देखो लिगेंड्स व्हिच हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम, तो उसको बोलेंगे हम एम्बीडेंडेट लिगेंड, जैसे SCN और NO2। NO2 को कैसे लिख सकते हैं, NO2 को लिखेंगे जैसे NO2 लिखा है ONO, तो एम्बीडेंडेट के फॉर्म में एक्ट करेगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। मेटल जिससे डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है उसी को बोल देते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे PTCl6-2 है, यहाँ पे देख सकते हैं PTCl6-2 है, तो PT इज बॉन्डेड विद कितने क्लोरीन से, 6 क्लोरीन से, तो 6 इसको डिराइव कर रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द प्लेटिनम। यहाँ पे देखो कोबाल्ट इन है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि इन क्या है, बाइडेंडेट। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखाया था, इन किसका एग्जाम्पल है, हमने बताया था इथाइलिन 1,2-डाइएमीन, तो ये इन है और इन है बाइडेंडेट। तो बाइडेंडेट में इसको 2 काउंट करेंगे तो CO को कितनी हो जाएगी, 3 मॉलिक्यूल हैं इन के, तो 3 × 2 हो जाएगा 6। तो ये हमने बताया, तो CO की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है, जैसे ये हमने एक कंपाउंड लिख रखा है K4, ये है काउंटर आयन, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना ब्रैकेट के अंदर, ये आयनाइज नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं इसके अंदर, वो हमने साइड में लिख रखे हैं। CONH3 की होल 6+3 ये ऑक्टाहेड्रल होता है, NiCO की होल 4 ये टेट्राहेड्रल, और PTCl की 4-2 ये स्क्वायर प्लेनर होता है। ये आप लोग इसका शेप भी याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम का निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर जो NCERT में दे रखा है कंपाउंड, उसको हमने यहाँ पे साइड में लिख रखा है CuCN की होल 4-3। तो Cu की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Cu को X मान लिया, और यहाँ पे Cn कितने हैं 4, और Cn को क्या होता है -1, तो 4 × -1 इक्वल टू जो उस पर चार्ज है -3, तो X बराबर हो जाएगा +1। जो +1 आएगा ना, तो हमने कापर के लिए निकालना है, तो कापर के ब्रैकेट में हमें रोमन नंबर से उसको डिराइव कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है Cu प्लस फर्स्ट, क्योंकि कापर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है, फर्स्ट, तो इस टाइप से इसको हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक मतलब कि एक जैसे से ही बना है, जैसे यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एटम है और सेम टाइप से उसको सराउंड कर रहा है केवल और केवल अमोनिया, तो बोलेंगे होमोलेप्टिक। और 2 डिफरेंट टाइप से, जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट को, सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, सराउंड किससे किससे हो रहा है, NH3 और Cl2, तो बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक। 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस से सराउंड हो रहा है। यहाँ पे देखो NH3 और Cl2 से सराउंड हो रहा है सेंट्रल एटम, तो बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। तो यही होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक साइड में लिख रखा है हमने। फिर बात करते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो IUPAC हमको कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, तो IUPAC का फुल फॉर्म दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फार्मूला ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या रूल होता है यहाँ पे, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, पहले सेंट्रल एटम को हम लिस्ट करेंगे। दूसरा कह रहा है लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन दी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पहले यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझा देंगे हम यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट, लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन दी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पॉलीडेंडेट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, फार्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेयर चार्ज और नॉट। नेक्स्ट देखो नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फार्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन। तो ये कुछ यहाँ पे फार्मूला दिए गए हैं, फार्मूला ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। तो यहाँ पे कुछ रूल हैं, इनको समझ लिया, लेकिन अब हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कैसे नेमिंग करेंगे? पहले कैटायन इज नेम फर्स्ट, पहले कैटायन को बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज। दूसरे नंबर पे लिगेंड्स आर नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। बाद देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। H2O को हम बोल देंगे एक्वा, एमीन को बोलेंगे NH3 को एमीन, कार्बोनिल CO को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोसिल NO को, क्लियर, और इनक्लोज इन दी ब्रैकेट। मोनो डाई ट्राई होंगे आर यूज्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स। द नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन टर्म बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस, इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो NiCl2PPH3 लिखा है ना, तो क्या लिख दिया? ट्राई। फिर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंडिकेटेड बाय द रोमन नंबर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कैटायन होगा तो देखो कैटायन में सेम CO को कोबाल्ट लिख दिया गया। एनायन में क्या? एनायन अगर होगा तो उसमें लास्ट में 8 का यूज रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो COSCN की होल 4 -2 एनायन है ना, तो कोबाल्ट में कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट लिख देंगे, लास्ट में 8 लग जाएगा एनायन में। न्यूट्रल है तो सेम, जैसे कोबाल्ट है तो केवल और केवल कोबाल्ट ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये याद कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट है। एनायन में लास्ट में 8 यूज करेंगे, कैटायन और न्यूट्रल में सेम टू सेम उसी को लिख दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ रूल थे IUPAC के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे ये लिखा है CrNH3 की होल थ्राइस, H2O की होल थ्राइस और बाहर क्या है? Cl3। तो सबसे पहले क्या रूल कहता है? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एमीन फर्स्ट, क्योंकि अल्फाबेटिकल पहले नंबर पे एमीन है, उसके बाद है इक्वा, क्लियर। तो पहले देखो कितनी एमीन है? 3 एमीन है, तो लिख देंगे ट्राई एमीन। दूसरे नंबर पे क्या है? वाटर भी है, तो लिख देंगे ट्राई एक्वा। अभी हमने बताया था NH2 के लिए एमीन और वाटर के लिए एक्वा, तो पहले स्क्वायर के अंदर ट्राई एमीन ट्राई एक्वा हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट चार्ज ऑन दी स्पेयर, तो चार्ज कितना है स्पेयर? देखो Cl3 बैलेंस कर रहा है, तो +3 चार्ज है, बिकॉज ऑल लीजेंट आर दी न्यूट्रल, क्लियर। और +3 चार्ज है, तो +3 किसका? क्रोमियम, और ब्रैकेट में रोमन नंबर से उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो +3 लिख दिया रोमन नंबर में। और उसके बाद लिख देंगे हम क्लोरीन। तो इसका ओवरऑल नेमिंग क्या हो जाएगा? ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्लियर। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। तो ये पहली नेमिंग हमने आपको करके बता दिया इस रूल के थ्रू। दूसरा ये है, इसका करिए अपने आप से, और थर्ड वाला का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइसोमर इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर सेम केमिकल फार्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम्स का, क्लियर। डिफरेंट इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 टाइप के यहाँ पे हम आइसोमर्स पढ़ेंगे, एक तो स्टीरियो आइसोमर, दूसरा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। में 2 आएंगे जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में आएंगे 4, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड सॉल्वेट, इसी को बोल देते हैं हम हाइड्रेट आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में एक चीज़ और याद रखिए, सेम केमिकल बॉन्ड होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है जियोमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्लियर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस टाइप के आइसोमर आएंगे, और इसको साइड में लिखते रहिए। देखो MX2L2 टाइप का होगा। MX2L2, M जो है सेंट्रल एटम है, जैसे M इसको कर दिया X2 और L2 2 अलग अलग। अगर सेंट्रल एटम से सराउंड कर रहे हैं, सेम साइड में सिमिलर ग्रुप लगे हैं, तो उसको बोल देंगे हम सिस। देखो 2 डिफरेंट साइड में लगे हैं तो बोल देंगे हम ट्रांस। तो ये हो गया हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर। और जियोमेट्रिकल आइसोमर में देखो और भी हो सकते हैं, जैसे और ये MX2L4 टाइप का, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। MX2L4 टाइप का कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जैसे ये है सेंट्रल एटम M, ये X2 और ये L4 है। L4 मतलब कि NH3 4 है, L2 कितना है? Cl, और M है सेंट्रल एटम, कोबाल्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सेम साइड में देखो लगे हैं L4 और ये L2, तो बोल देंगे सिस है ये।
और डिफरेंट साइड में है तो बोल देंगे ट्रांस है। तो दो चीज़ याद रखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमर में MX2L2 स्क्वायर प्लेनर वाला है और MX2L4 ऑक्टाहेड्रल वाला है। क्लियर? पहला है MA3B3, ये ऑक्टाहेड्रल है। MX2L4 ये भी ऑक्टाहेड्रल है। जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमर में COCl2En की होल ट्वाइस बाइडेंडेट जो है, इसमें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो इन जो है वो सेम साइड में लगा है तो बोलेंगे सिस, और दो डिफरेंट साइड में लगा है तो बोलेंगे हम ट्रांस। MA3B3 लाइक CONH3 की होल थ्राइस, NO2 की होल थ्राइस। फेसियल और मेरिडोनियल मतलब कि MA3B3 टाइप का। MA3 देखो, M जो है वो सेंट्रल एटम को डिस्क्राइब कर रहा है, A3 सराउंडिंग, तो A3 और B3। तो यहाँ पे देखो ये सेम फेस से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो फेसियल बोल देंगे इसको। और ये मेरिडोनियल हो तो मेराइसोमर। क्लियर? एक ही फेस पे हैं तो फेसियल, और मेरिडोनियल पे हैं तो मेरिडोनियल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स की तो कुछ कॉमन फीचर हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होता है। तो हमारे पास ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है और निकोल प्रिज्म पे डालते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट को। निकोल प्रिज्म क्या करता है? ट्रांसफर अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब हम पोलरीमीटर से देखते हैं, पोलरीमीटर में क्या होता है? रोटेशन होता है। पोलरीमीटर को जैसे ही उसमें चेक करते हैं तो देखते हैं कोई अगर राइट साइड में डेविएशन हो रहा है तो बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में अगर डेविएशन दिखेगा तो बोलेंगे नेगेटिव लिवो रोटेटरी। और अगर डेविएशन ही नहीं हो रहा है तो बोल देंगे हम कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होगा? पॉजिटिव या लेफ्ट, मतलब कि राइट या लेफ्ट साइड में डेविएशन होना ज़रूरी है। अगर डेविएशन नहीं हो रहा है, बीच में ही है, तो बोल देंगे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर देखो ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि क्या होता है? जैसे ये मॉलिक्यूल रख लिया हमने कोई स्ट्रक्चर और बीच में ये मिरर लगा दिया, और अगर ये सेम स्ट्रक्चर को इसी पे रख देंगे तो फिक्स नहीं होगा, तो बोल देंगे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। जैसे इसी को उठा के जस्ट इसे को ऊपर रख दिया तो यहाँ पे क्या B M और A बनेगा, तो सिमिलर नहीं है ना, तो बोल देंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होना ज़रूरी है। तो ये फीचर्स हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वही लिखा है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड इनैंसियोमर। इनैंसियोमर ही होते हैं नॉन सुपर इम्पोज्ड। ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये स्ट्रक्चर दिया है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लिवो रोटेटरी है। देखो ये स्ट्रक्चर बनी, आप लोग देख सकते हैं इसको। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं NCERT के, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर देखो हम एम्बीडेंडेट लिगेंड को टारगेट करेंगे। एम्बीडेंडेट मतलब कि जैसे NO2 लिखा है तो एक बार डोनर एटम क्या होगा? N होगा। दूसरी बार इसी को कैसे लिख सकते हैं? ONO। तो दूसरी बार डोनर एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। SCN होगा तो SCN ऐसे लिख सकते हैं, NCS ऐसे लिख सकते हैं। एक बार S होगा, दूसरी बार N होगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में फीचर क्या होता है? 2 ब्रैकेट यूज किए जाएंगे, 1 और 2। देखो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ये है। इसमें भी ये 2 ब्रैकेट यूज करेंगे। स्विच दी मेटल एटम। मेटल एटम जो होते हैं वो स्विच कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो CO है, दूसरे में CR हो जाएगा, CR है और CO हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे, मतलब कि स्विच ऑफ दी मेटल एटम। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर में देखो आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि आयनाइजिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे Br इनसाइड आ जाएगा, SO2 बाहर चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर। देख लीजिए एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर में वो है सॉल्वेट, इसी को बोल देते हैं हाइड्रेट आइसोमर। तो इसमें वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। जैसे पहले में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, दूसरे में इनसाइड स्फीयर के 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और थर्ड वाले में क्या है? 4 वाटर मॉलिक्यूल है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करने के बाद जितने बचेंगे उसको बाहर भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वहाँ पे अब बात करेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे CO+3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखो
2 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएंगे, एक इसका चला जाएगा, तो 4s0 3d6 बनेगा। अब 3d6 के हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो 3d 4s यहाँ पे ऐड करते हैं, ये क्या लिखा है 4s और ये है हमारा 4p, तो 3d 4s और 4p। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे कोबाल्ट जो है अमोनिया के साथ जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है। क्लियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर शो करेगा तो पेयरिंग करा देगा। नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, सबसे पहले हर एक बॉक्स में चला जाना चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ होगा तो पेयरिंग करा के ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 और 2, ये इसको फिल हो गए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लिखेंगे, देखो D2, क्योंकि 2 वो वैकेंट है इसका। क्लियर, एक इसका तो यस और इसका वैकेंट है तो P3, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हमने स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल याद करा दिए हैं, सीक्वेंस लिख दिया है, आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे एक और हमने एक कंपाउंड लिया, जैसे NiCN की होल 4 -2, जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। NiCN की होल 4 -2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर जाएगा ये। इसका अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 आएगी, जैसे x +4 -1 इक्वल टू चार्ज कितना -2, तो x बराबर +2 आ जाएगा। और निकिल होता कितना है एटॉमिक नंबर 28, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 3d8 आएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयरिंग कर जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे 8 पेयर कर दिए हमने। क्लियर, तो खाली क्या रह गया, अब इसके हम 4 को कंप्लीट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, तो DsP2, क्योंकि CN 4 है ना, तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको स्टडी करते हैं। तो D4 किस में आएगा, Cr+2 Mn+3, ये ओवरऑल NCERT के ही एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर, तो इसको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो ये सब सारी चीज़ें जो है इजीली आप लोग डिराइव कर सकते हैं। तो डायामैग्नेटिक क्या होंगे, ऑल पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, डायामैग्नेटिक कह देंगे। और इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और पैरामैग्नेटिक वाले ही पता है क्या होते हैं, कलर्ड शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या लिखी है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें उससे पॉइंट में 2 से 3 इंक्रीज कर दो तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डिस्क्राइब करता है। जैसे ये कोई हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है MnBr+4 -2, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं x बराबर +2 आ जाएगा, और Mn होता है 25, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गैसियस स्टेट से 4s2 3d5 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो 2 इसका चला जाएगा s से, तो d5 बचा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा 5.9। देखो ये क्वेश्चन में यही डिस्क्राइब किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5.9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये दोनों लास्ट वाले पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो डी में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो डी में एक होगा dx² - y², दूसरा dz², ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, ईजी से डिस्क्राइब करेंगे, और एक आएगा dxy dyz और dzdx, ये T2g मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, तो डी में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल बनेंगे। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो dx² - y², तो ये उसके एक्सिस पे प्रेजेंट हैं। dx² - y² की बात करें या dz², तो dz² ये भी एक्सिस के अलोंग ही प्रेजेंट है, मतलब कि अलोंग दी एक्सिस। लेकिन अगर हम dxy yz और zx की बात करें तो लोब इन बिटवीन दी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है, बिटवीन दी एक्सिस। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। अब dx² - y² और dz² की स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे हम समझते हैं इस वाली स्ट्रक्चर को, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे अब एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हैं, तो जैसे यहाँ पे एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हैं इसमें, इस वाली स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड क्या होगा, लिगेंड। लिगेंड में भी निगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इसको रिपेल करेगा।
और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेटल डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे जब रिपल्सन होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, देखो यहाँ पे हमने रिपल्सन बताई, तो हाई एनर्जी होगी, तो ई जी मतलब कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है। और नो रिपल्सन, रिपल्सन किस में नहीं होगा, टेट्राहेड्रल वाले में, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में, इसीलिए इनकी लो एनर्जी होगी। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए अच्छे से। ये येलो कलर से जो हमने डिस्क्राइब किया है उसमें देखो डोनर एटम क्या है, एस ओ और हाइड्रोजन हो सकता है, तो इसको बोल देंगे वीक फील्ड लिगेंड या हाई स्पिन। ये येलो कलर से जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है या हाई स्पिन डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो ये ग्रीन कलर से है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या लो स्पिन, डोनर एटम नाइट्रोजन कार्बन और फास्फोरस हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करते हैं, कलर इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर बनानी है सर्किल को, इतने ही इसके डिवीजन करना है, तो लिखना है विबग्योर, वी बी जी वाई ओ आर। अगर देखो ग्रीन वाला एब्जॉर्व करता है लाइट को, तो एपियर कैसा होगा, रेड वाला, तो रेड कैसा हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यहाँ पे देखो हमने कलर किसके लिए बताया था, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब क्या होगा, D1 या D9 होगा तो कलर्ड होंगे, और D0 और D10 मतलब कि पेयर्ड हो जाएंगे। डायामैग्नेटिक तो कलरलेस हो जाएंगे। और कलर होता किसकी वजह से, DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसको अच्छे से याद रखिए, कलर क्यों किसकी वजह से होता है, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो CuSO4 एनहाइड्रस वाइट कलर का होता है, कलरलेस। CuSO4 जो हाइड्रेटेड होता है वो ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डाइडेंडेट लिगेंड इन 1,2-डाइएमीन प्रोग्रेसिवली एडेड इन दी मोलर रेशियो 1:1:1:3:1। तो क्या होगा, कलर चेंज होता रहेगा। जैसे सिंगल है तो पेल ब्लू कलर है, दो जगह आ गया तो बोल देंगे ब्लू पर्पल कलर, और यह देखो इन जो है 2 टाइम्स है और इन सिंगल है तो वायलेट कलर है। तो यही अगर रेशियो चेंज होता रहेगा तो कलर भी इसका चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रूबी का फार्मूला लिखा है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बेरेल का फार्मूला दिया है, और रूबी का फार्मूला जो NCERT में लिखा है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। जेम स्टोन का फॉर्मेशन कौन करता है, रूबी और एमराल्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखो कह रहा है लिमिटेशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो द लिगेंड आर पॉइंट चार्ज, इट फॉलो द एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट एंड ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग। पॉइंट चार्ज होते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग शो करते हैं। एनायनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये लिमिटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स, तो देखो यहाँ पे कह रहा है 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 लिखा है, तो Mn 2 बॉन्ड मिलेंगे, और ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, इसमें CO मिलेगा। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग भी दिखाया है स्ट्रक्चर के थ्रू। देखो Mn और Mn CO और CO की, ऊपर हमने यही पढ़ाया था आपको। इसके बाद है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस कौन कौन सी इसकी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन ऑफ EDTA Na2 EDTA। सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल जैसे गोल्ड कंबाइन विद द साइनाइड, क्या फॉर्मेशन होगा, AuCN की होल ट्वाइस माइनस, गोल्ड जब साइनाइड से। गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन द मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द एडिशन ऑफ द जिंक। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। विटामिन B12, इसी को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर, इसमें कौन सा आयन होगा, कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट एलिमेंट। नेक्स्ट देखो यूज एज कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट का फार्मूला याद रखिए, किसमें यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कीन, PS3P की होल थ्राइस RHCl, ये विल्किंसन कैटालिस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कीन्स में यूज होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाई वॉशिंग बाई हाइपो सोल्यूशन व्हिच इज डिजॉल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, AgH2O3 की होल ट्वाइस
3-। क्लियर। और EDTA का यूज किस में होता है? ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग, ये हमने साइड में लिख दिया है। और सिस्प्लेटिन जो होता है जिसमें प्लेटिनम एलिमेंट होता है वो एंटी कैंसरस ड्रग का फॉर्मेशन करता है, एंटी कैंसरस ड्रग होता है सिस्प्लेटिन। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 1-to-1 NCERT की लाइन कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू।